हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई बहुत अच्छा से चल रहा हो। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इस लुसेंट बुक के बारे में, ठीक है। और ये सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं और इससे आपको एग्जाम में काफी मदद मिलेगा। आपको पता होगा, अगर आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो इसमें से मैक्सिमम जो जीके जीएस का क्वेश्चन बनता है वो यहीं से बनता है। और कई लोग इसको ठीक से पढ़ भी नहीं पाते हैं, कई लोग पढ़ भी लेते हैं लेकिन क्वेश्चन क्या आता है वो ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। तो आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, इसको मैंने खुद से पहले कई बार स्टडी कर चुका हूँ, ठीक है। और इसमें जितना भी पॉइंट है इम्पोर्टेंट वो सभी को मैंने टिक कर रखा हूँ। उसके बाद जितना भी क्वेश्चन आया है उस सभी को भी मैंने इसमें कलर कर रखा हूँ। अब इसमें जो हम स्टार्ट किए हैं, यहाँ लिखा हुआ है लुसेंट इतिहास, ठीक है। इतिहास से शुरू किए हैं, सभी सब्जेक्ट का वीडियो आएगा बारी बारी से, ठीक है। लेकिन बहुत जल्दी में आएगा, तेजी में आएगा। ऐसा नहीं कि एगो आ जाए तो बहुत दिन के बाद आए, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। काफी फ्रीक्वेंटली वीडियो आएगा और इसमें सिर्फ और सिर्फ हम वो पॉइंट लिखे हैं जो आपके एग्जाम में आया हुआ है या तो आने की पूरी संभावना है, वही प्रश्न लिखे हैं। और इसको एक पेज से स्टार्ट किए हैं और लास्ट तक चलेंगे। बस आपका थोड़ा सा सपोर्ट का जरूरत होगा, ठीक है। तो देखिए, इसमें हम जो पहला पेज जो स्टार्ट किए हैं प्राचीन इतिहास से शुरू किए हैं, तो अभी इसमें 1 से 1.5 पेज के अंदर जितना भी एक टॉपिक के अंदर था अच्छा चीजें जहां से आपका क्वेश्चन बनेगा उसको हमने उठा लिया है, ठीक है। अब चलिए हम इसको हम लोग देखते हैं अच्छे से। देखिए, चलिए बुक को रख देते हैं। बुक हम आपको दिखा दिए हैं कि अगर आप बुक पढ़ लिए हैं तो रिवीजन करिए, अगर आप नहीं पढ़े हैं तभी भी चिंता का बात नहीं है। लुसेंट के अंदर जितना भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो सभी हम आपको कवर करेंगे, ठीक। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात, आपका क्वेश्चन एक यही बनता है कि भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है। तो सबसे जो प्राचीन ग्रंथ है वो है आपका वेद है, ठीक है। और वेद को जो लिखे थे वो किसके द्वारा लिखा गया था वेद, तो महर्षि वेद व्यास के द्वारा ये लिखा गया था। तो ये दोनों क्वेश्चन बनता है कि सबसे प्राचीन ग्रंथ जो है ये वेद है और ये किसके द्वारा लिखा गया था, तो महर्षि वेद व्यास के द्वारा लिखा गया था, ठीक है। और वेद कितने हैं, तो 4 वेद है। एक तो आपका हो गया यानी कि ऋग्वेद पहला नंबर पे, दूसरा नंबर पे आपका सामवेद हो जाएगा, ठीक है। और तीसरे नंबर पे आपका आयुर्वेद हो जाएगा और चौथे नंबर पे आपका अथर्ववेद हो जाएगा। जैसे हम क्रम में लिखे हैं यही क्रम भी है वेद का, आपको याद रखना है। कई जगह बुक में आपको ऋग्वेद के बाद डायरेक्ट आयुर्वेद दे दिया, ऐसा नहीं है। ऋग्वेद के बाद आपका सामवेद होगा, फिर आयुर्वेद होगा, उसके बाद अथर्ववेद होगा, ठीक है। इस चारों वेद को हम क्या बोलते हैं, तो संहिता बोलते हैं। ऐसे क्वेश्चन आता है कि हम चारों वेद को क्या बोलते हैं, तो चारों वेद को संहिता बोलते हैं। वो यहाँ पे लिखा गया है। समझ गए बातों को। आप पहले आराम से देखिए, हम फिर आपको शॉर्ट स्क्रीन लेने का भी मौका देंगे, ठीक है। पहले आप अच्छा से समझ लीजिए। देखिए, अब हम ऋग्वेद के बारे में, इसमें क्या क्या क्वेश्चन आता है, क्या क्या पॉइंट इंपोर्टेंट है, वो सभी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। देखिए, सबसे पहली बात कि ऋग्वेद में कितना, तो 10 मंडल है, ये आपको याद होगा, ठीक है। अगर याद नहीं तो करिए। उसके बाद इसमें 1028 क्या है, तो सूक्त है, ठीक है। और ऋग्वेद को पढ़ने वाले को हम क्या बोलते हैं, तो होत्री बोलते हैं। क्वेश्चन आता है कि ऋग्वेद की ऋचा को जो पढ़ते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, तो होत्री बोलते हैं। और उसके बाद जो पॉइंट है ये है कि तीसरे मंडल में सूर्य देवता के बारे में चर्चा किया है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता के बारे में चर्चा किया गया, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है कि 9वें मंडल में सोम देवता के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ऋग्वेद के किस मंडल में सोमदेव के बारे में कहा गया है, तो ये 9वें मंडल में सोमदेव के बारे में कहा गया है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोमदेव के बारे में बताया गया है। हम सोमवेद के बारे में यहाँ आगे चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ इतना याद रखना है। अगला है कि 10वें मंडल में 4 वर्ण व्यवस्था दिया गया है। जो आप वर्ण व्यवस्था जो देखते हैं अभी, ये एक्चुअली अभी का नहीं है, ये प्राचीन काल से ही चलते आ रहा है। तो यहाँ पे 10वें मंडल में 4 वर्ण व्यवस्था के बारे में दिया गया है। जो वो क्या क्या है, तो आपका ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है और शूद्र है, ठीक है। ब्राह्मण का मतलब होता है मुख, क्षत्रिय का मतलब होता है भुजा और वैश्य का मतलब होता है जांघ और शूद्र का मतलब होता है चरण। ये वेद में बताया गया है ऐसे, ठीक है। ये चीजों को आपको याद रखना है। उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट जो है, इस वेद में इंद्र के लिए 250 ऋचाएं दिया गया है। इंद्र के लिए कितना ऋचा है, तो 250 ऋचाएं दिया गया है। और अग्नि के लिए 200 ऋचाएं इस वेद में दिया गया है। जो सबसे ज्यादा किसके लिए है, तो इंद्र के लिए ऋचाएं इसमें आने की मंत्र दिया गया है, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट जो है, ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में कि अधन्य शब्द जो है किसके लिए प्रयोग किया गया है, तो ऋग्वेद में अधन्य शब्द गाय के लिए प्रयोग किया गया है। इसका मतलब होता है न
मारने योग्य, ठीक है, मतलब गाय को ना मारा जाए, इस शब्द का यही अर्थ होता है। और सबसे पुरान यानी कि सबसे जो प्राचीन वेद है, पुराना वेद है, कौन सा है, तो यही वेद है, यानी कि ऋग वेद ही सबसे प्राचीन वेद है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आप समझ गए होइएगा। एक बार हम आपको रिवीजन भी कराएंगे, पहले एक बार सभी के बारे में देख लेते हैं उसके बाद, ठीक है। चलिए अब दूसरे नंबर पे हम लोग देखेंगे सामवेद के बारे में, ठीक है। देखिए सामवेद मतलब इस वेद का अर्थ ही होता है क्या, गाना। क्या होता है, गाना। मतलब सीधे सीधे क्वेश्चन आएगा कि किस वेद में गाना के बारे में बताया गया है, तो सामवेद में गाना के बारे में बताया गया, ठीक है। अगला पॉइंट है आपका कि इस वेद को पढ़ने वाले को यानी कि पाठ्य करने वाले को क्या बोलते हैं, यानी कि उद्रात्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उद्रात्री बोलते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि ये वेद यानी कि ये वेद ऋचाएं पर आधारित है। ये ऋग यानी कि ये वेद जो है यानी कि ऋग वेद के ऋचाएं पर आधारित है। मतलब इस वेद का अपना जो है जो कुछ भी वो किस पे आधारित है, तो मतलब जो हम लोग पीछे पढ़े हैं ऋग वेद, उसी पे इसका सभी ऋचाएं जो है वो आधारित है, ठीक है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें वो आपको यही है कि मतलब ये वेद गाना से संबंधित है, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा वेद है जो ऋग वेद पे आधारित है, तो साम वेद जो है ये आपका ऋग वेद पे आधारित है ये, ठीक है। और इस वेद का अपना कोई ऐतिहासिक घटना के बारे में वर्णन नहीं है। मतलब ये वेद जो है साम वेद, इस वेद में कोई ऐतिहासिक घटना के बारे में वर्णन नहीं किया गया है, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखना है। इतना चीज समझ गए। सामवेद में क्या इंपॉर्टेंट हो गया कि गाना से संबंधित है, ठीक है। और इसका जो भी मंत्र है, ऋचाएं हैं, ये ऋग्वेद पे आधारित है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है आपका अजुर्वेद। अजुर्वेद में जो खास करके जो प्रश्न आता है, 3 पॉइंट है, तीनों आता है प्रश्न। देखिए पहला बात कि इसमें बलि के नियम के बारे में दिया गया। मतलब पहले के जमाने में जो यज्ञ होता था तो उसमें पशु बलि या जो भी बलि दिया जाता था तो उस बलि को कैसे देना है, उसके नियम के बारे में इसमें बताया गया है यजुर्वेद में, ठीक है। उसके बाद इसमें यज्ञ के नियम एवं विधि के बारे में भी बताया गया है, दिया गया है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है कि यज्ञ के नियम और विधि के बारे में इसी में बताया गया है, ठीक है। यज्ञ के जो भी नियम है या विधि है वो किस वेद में बताया गया, तो यजुर्वेद में बताया गया है। और सबसे जो खास पॉइंट है वो ये है, ठीक है। यह वेद जो है वो गद एवं पद दोनों में है। किस किस में है, तो ये गद में भी है और पद में भी है। इसको आप नहीं भूलिएगा, ठीक है। ये याद ही रखना है आपको कि यजुर्वेद जो है ये गद एवं पद दोनों में अवेलेबल है, ठीक है। आगे इसको पढ़ने वाले को ये कहते हैं, ठीक है। और इसमें जैसे कि आप सामवेद में देखे हैं कि कोई भी ऐतिहासिक घटना नहीं है, उसी तरह से आपका यजुर्वेद में भी कोई भी ऐतिहासिक घटना नहीं है। तो इस पॉइंट को हम डायरेक्ट यहाँ एरो दे दिए हैं, तो आपको समझ जाना है कि ये पॉइंट यहाँ भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपको इतना बातें समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। ये भी काफी इंपोर्टेंट वेद है। सबसे बाद का वेद यही माना जाता है, जो मैं नीचे लिखा हूँ, पहले ऊपर से आते हैं, ठीक है। देखिए अथर्ववेद जो है ये सबसे बाद का वेद है। इसमें कन्याओं के जन्म की निंदा किया गया, ठीक है। मतलब जैसे कि लड़की का जन्म होता है जहाँ पे, तो उसका इस वेद में निंदा किया गया है। किस वेद में निंदा किया गया, तो अथर्ववेद में कन्याओं के जन्म के निंदा किया गया। तो आपको पहला पॉइंट ये चीजें याद रखना है, ठीक है। उसके बाद आगे पॉइंट भी देखते हैं। यहाँ पे देख लीजिए कि कन्याओं के जन्म के बारे में क्या किया गया है, तो निंदा किया गया है। अगला पॉइंट है आपका कि इसमें जो है ना क्या मंत्र है, ठीक है। जादू टूना के बारे में भी इस वेद में दिया गया है, ठीक है। आपसे पूछेगा कि मंत्र में यानी कि कुछ मंत्रों में जादू और टोना के बारे में कहाँ चर्चा किया गया, तो अथर्ववेद में जादू और टोना के बारे में भी वर्णन किया गया यानी कि चर्चा किया गया है। अगला है आपका पॉइंट कि इसमें मानव जीवन के सभी पक्ष, जैसे मानव जीवन, जैसे कि आज के आप जीवन जीते हैं तो आपको क्या क्या लगभग जरूरी है, उन सब चीजों का लगभग यहाँ चर्चा किया गया है। जैसे कि आपका गृह निर्माण, आज आप गृह निर्माण करते हैं, घर बनाते हैं ना, तो वह गृह निर्माण के बारे में उसमें दिया गया है। कृषि के बारे में भी बताया गया है। व्यापार करते हैं, व्यापार के बारे में भी, विवाह के बारे में भी इसमें बताया गया है। जैसे राजभक्ति, राजा का चुनाव, अभी ना मतलब जैसे कि अभी राजा नहीं है, समझ रहे ना, जैसे कि चुनाव होता है, लेकिन अभी उस समय में क्या था ना कि राजा का ही चुनाव होता था, ठीक है।
तो मतलब ये राजा का चुनाव होता था, तो ये सब इसी में दिया गया। उसके बाद आपका वनस्पति हो गया, औषधि हो गया, तो मतलब इस तरह के जो भी चीजें हैं जो जीवन के लिए जरूरी होता था तो वो इस वेद में दिया गया है। और सबसे बाद का वेद ये भी पूछा जाता है कि सबसे बाद का वेद कौन है, मतलब सबसे लेटेस्ट जो है, सबसे न्यू जो है वो यही वेद है, अथर्ववेद है। ठीक है, एक पॉइंट नीचे जगह नहीं था तो ऊपर लिखे, यहाँ पे देखिए, और ये काफी इंपोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, देखिए, सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया इसी वेद में। ठीक है, देखिए क्या है, एक सभा है, ठीक है, और एक समिति है। ठीक है, तो इस दोनों को प्रजापति की पुत्रियां बताया गया है। किस वेद में बताया गया है, तो ये अथर्ववेद में बताया गया है। ठीक है, तो ये अथर्ववेद में बताया गया। दोस्तों एक चीज मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनिए। देखिए पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, ठीक है, आप मतलब इतना ही चीज को पढ़ने के लिए आप 10 पेज में 20 पेज में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो आपका मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन वेद से जो आएगा वो यही बोर्ड पे जो आप लिखा हुआ देख रहे हैं, और थोड़ा सा जो छूट गया वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको कवर कर देंगे, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन आपको यहीं से आएगा। तो देख लीजिए, आपको अगर एग्जाम पर्पज से पढ़ना है तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो लूसेंट का कंटेंट मैं एकदम 2 कॉपी जो सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो लिखूंगा। चलिए हम एक बार आपको रिवीजन करा देते, उसके बाद आप शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा। देखिए सबसे पहली बात कि यानी कि भारत का प्राचीन ग्रंथ जो है सबसे पुराना वो वेद है। वेद किसके द्वारा लिखा गया, महर्षि वेदव्यास के द्वारा लिखा गया है। और इसमें 4 वेद है, ऋग्वेद है, दूसरे नंबर पे सामवेद, तीसरे नंबर पे यानी कि यजुर्वेद, चौथे नंबर पे अथर्ववेद है। ठीक है, और इस चारों वेद को क्या बोलते हैं, तो चारों वेद को हम संहिता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संहिता बोलते हैं चारों वेद को। ठीक है, ऋग्वेद में क्या क्या देखें तो 10 मंडल होता है, 10 से 28 सूक्त होता है, इसको पढ़ने वाले को होत्री बोलते हैं। तीसरे मंडल में क्या दिया है, तो यानी कि सूर्य देवता के बारे में दिया गया है। 9वें मंडल में क्या, सोम देवता के बारे में दिया गया है। ठीक है, और 10वें मंडल में क्या दिया गया, तो 4 वर्ण व्यवस्था के बारे में दिया गया। किस मंडल में, 10वें मंडल में 4 वर्ण व्यवस्था दिया गया। उसमें 4 वर्ण क्या क्या है, तो जैसे कि आपका ब्राह्मण हो गया, क्षत्रिय हो गया, वैश्य हो गया, शूद्र हो गया। ठीक है, ब्राह्मण को किसे मतलब दिखाते, तो मुख से, उसके बाद क्षत्रिय को भुजा से, वैश्य को जांघ से, और शूद्र को चरण से दिखाते हैं। अधन्य शब्द, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अधन्य शब्द। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, गाय होता है, मतलब गाय, मतलब इसका शब्द का अर्थ होता है कि न मारने योग्य। ठीक है, किसको, गाय को। इंद्र के लिए कितना मंत्र है, 250, अग्नि के लिए 200, और सबसे पुराना वेद की भी बात करें तो ऋग्वेद है सबसे ओल्डेस्ट, और सबसे नया की बात करें तो ये अथर्ववेद है। ठीक है, चलिए इसमें देख लीजिए इंपोर्टेंट पॉइंट क्या है, सामवेद किससे संबंधित है, तो गाना से संबंधित है। ठीक है, और इसमें जो कुछ भी है वो किस पे आधारित है, तो ऋग्वेद पे ही आधारित है। यजुर्वेद की बात करें तो इसमें बलि का नियम दिया गया, यानी कि बलि जो दिया जाता था यज्ञ में, उसके बारे में नियम दिया गया। उसके बाद यज्ञ के नियम और जो कुछ भी होता है वो दिया गया है। और तीसरा पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये वेद जो है आपका गद्य एवं पद दोनों में अवेलेबल है। ठीक है, अब अगला देखिए अथर्ववेद था, इसमें कन्याओं के यानी कि जन्म के बारे में निंदा किया गया था। मंत्र जादू टोना किसमें है, तो अथर्ववेद में दिया गया। उसके बाद जो आज का जीवन है जीने के लिए जो कुछ भी जरूरी है, महत्वपूर्ण चीज है, वो सबसे लेटेस्ट वेद है ये, मतलब सबसे नया वेद है, तो इसी में दिया गया। जैसे कि आपका गृह निर्माण हो गया, कृषि, व्यापार, विवाह, यानी कि राजा का चुनाव, औषधि के बारे में, मतलब वनस्पति, औषधि, इस सब के बारे में किसमें दिया गया, तो ये सब किस मतलब अथर्ववेद में दिया गया। और जो सबसे स्टार लगाने वाला जो पॉइंट है वो ये है, सभा एवं समिति को प्रजापति के 2 पुत्री कहा गया है। ठीक है, तो ये दोनों कई बार इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं लोग, जैसे कि गद एवं पद किसमें है, तो ये यजुर्वेद आपको याद रखना है, और सभा समिति के 2 पुत्रियां किसमें, तो ये अथर्ववेद में। इतना चीजों को आपको याद रखना है। देख लीजिए दोस्तों, हम आपको एक बार फिर से दिखा देते हैं, यही आपका बुक है और इसको हम अच्छे से आपको कंप्लीट कराएंगे, बस एक बार जुड़े रहिए। और आप ये ना पूछिए किस एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, आप जिस भी एग्जाम में बैठेंगे ना वो सबके लिए ये इम्पोर्टेंट है, इतना आप जान लीजिए, ये किसी एक एग्जाम के लिए नहीं। जैसे कि अभी आपका यानी कि बिहार सीजीएल का है सचिवालय वाला, उसके लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिहार एसआई का आएगा, उसके लिए भी। सेंट्रल में भी कोई भी कहीं भी वैकेंसी आता है जहां आपका जीके से, हिस्ट्री से क्वेश्चन आता है, उस सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओके बाय, जय हिंद दोस्तों।